ऑल ऑफ यू गुड मॉर्निंग। तो बच्चों, आज हम लोग बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर के आए हैं और हम लोग को देखना है कि बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान हम लोगों के लिए कितना महत्वपूर्ण है। खास करके आप देखते हैं कि आज के दिन में जो आए कमीशन है, चाहे वो वनडे हो या टेस्ट हो, किसी में भी जो बायोलॉजी से ज़्यादा प्रश्न आता है। तो इसलिए ये प्रश्न सिर्फ आपके एग्जामिनेशन हॉल से ही नहीं, 20 से 24 के बच्चों के लिए ही नहीं, जो किसके लिए यानी वनडे परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है। चाहे वो किसी भी प्रकार का परीक्षा हो, चाहे वो बीपीएससी द्वारा लिया गया परीक्षा हो या बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा लिया गया परीक्षा हो, किसी भी प्रकार का वो परीक्षा हो, वो क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलते हैं, आज हम लोग सबसे पहला प्रश्न है कि स्वपोषी भोजन के लिए आवश्यक है। कहता है कि स्वपोषी भोजन के लिए आवश्यक है। तो स्वपोषी का मतलब क्या होता है? जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जो अपना भोजन खुद बनाते हैं। तो उनके लिए क्या क्या चीज जरूरी है, उनके लिए कौन कौन सी चीज जरूरी है? तो उनके लिए क्लोरोफिल का होना आवश्यक है, उनके लिए सूर्य का प्रकाश का होना आवश्यक है, उनके लिए H2O का होना आवश्यक है यानी जल का होना आवश्यक है, और CO2 का भी होना आवश्यक है। यानी ये सारे ऑप्शन आपके दिए हुए रहेंगे। ठीक, तो इसलिए क्या किसका क्लोरोफिल, तो इसका जो आंसर होगा क्या आ जाएगा? सबसे पहला क्लोरोफिल होगा, उसके बाद क्या होगा? H2O होगा, उसके बाद CO2 होगा, और क्या होगा? यानी सूर्य का प्रकाश होगा। साथ साथ में हम लोग क्या लिखेंगे यहां? सूर्य का प्रकाश। ठीक, यानी स्वपोषी भोजन के लिए क्लोरोफिल, जल, कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश सभी आवश्यक है। अगला प्रश्न है कि किसके द्वारा अमीबा भोजन अंतर्ग्रहण करता है? अमीबा जो है अपना भोजन किसके द्वारा ग्रहण करता है या अंतर्ग्रहण करता है? तो किसके द्वारा? यानी कुटपाद के द्वारा। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? कुटपाद। क्या होगा इसका राइट आंसर? कुटपाद हो जाएगा। यानी अमीबा किसके द्वारा अपना भोजन ग्रहण करता है? तो कुटपाद के द्वारा अपना भोजन ग्रहण करता है। अब अगला क्वेश्चन है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। कहता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? वो है यकृत। कौन सा है? यकृत। इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? यकृत हो जाएगा। क्या हो जाएगा उसका राइट आंसर? यकृत हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है कि बड़ी आंत कितने भागों में बटा होता है? कौन आंत? हमारे शरीर में दो प्रकार की आंत है, एक बड़ी आंत और एक छोटी आंत। तो बड़ी आंत कितने भागों में बटा होता है? तो बड़ी आंत जो होती है वह 2 भागों में बटा होता है। कितने भागों में बटा होता है? 2 भागों में। बड़ी आंत कितने भागों में बटा होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 2। क्या हो जाएगा इसका? 2 आंसर 2 हो जाएगा। लेकिन अब अगर जो आपको रहेगा कि कौन कौन सा, तो वहां क्या होगा? यानी नंबर 1 कोलन और दूसरा मलाशय। बड़ी आंत 2 भागों में बटा होता है। कौन कौन? कोलन और क्या है? मलाशय। यानी मलाशय को हम रेक्टम भी बोल सकते हैं, कोलन और रेक्टम। ठीक, अब आगे चलते हैं कि मनुष्यों में सांस लेने और सांस छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? अगला प्रश्न है कि मनुष्यों में सांस लेने और सांस छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो सांस लेने की क्रिया और सांस छोड़ने की क्रिया के सम्मिलित रूप को श्वासोच्छ्वास कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? श्वासोच्छ्वास कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग? श्वासोच्छ्वास कहते हैं।
अब अगला प्रश्न है कि पौधे में गैसों का आदान प्रदान के लिए रहते हैं। कहता है कि पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं, यानी इसका मतलब हुआ कि पौधा अपने गैसों का आदान प्रदान किनके द्वारा करते हैं। तो पौधे जो हैं अपने गैसों का जो आदान प्रदान करते हैं वो किसके द्वारा करते हैं? रंध्र के द्वारा करते हैं। किसके द्वारा करते हैं? वो रंध्र के द्वारा करते हैं। अब अगला क्वेश्चन है हम लोग का कि निश्वास द्वारा निकली वायु में रहती है। क्या है? निश्वास द्वारा निकली वायु में रहती है। इसका मतलब हुआ कि हम जो सांस को छोड़ते हैं उनसे जो निकली वायु है यानी कौन सी है? तो जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन और छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, यानी छोड़ी गई वायु का क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। इसलिए निश्वास द्वारा निकली वायु क्या है? CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? CO2 हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है कि मनुष्य के दोनों फेफड़ों में करीब कितने वायु कोष पाए जाते हैं? मनुष्य में कितने फेफड़े होते हैं? 2 फेफड़े होते हैं। तो दोनों फेफड़ों में लगभग कितने वायु कोष पाए जाते हैं? तो इसका आंसर होगा 3 × 10⁸। क्या होगा इसका आंसर? 3 × 10⁸ वायु कोष पाए जाते हैं। अब अगला प्रश्न है जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और हर कमीशन वाले एग्जाम में ये पूछे जाते हैं, हर कमीशन में पूछे जाते हैं कि रक्त का पीएच मान होता है। रक्त का पीएच मान होता है। तो रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। कितना होता है रक्त का पीएच मान? 7.4 होता है। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। तो अब हम लोग फिर आगे चल रहे हैं। जो हम लोग का 10वां प्रश्न है कि जल संवाहक उत्तक के नाम से जाना जाता है। किस उत्तक के नाम से? जल संवाहक उत्तक के नाम से जाना जाता है। किसको जाना जाता है? फ्लोएम को या फिर जाइलम को? तो जाइलम उत्तक को जल संवाहक उत्तक के नाम से जाना जाता है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जाइलम उत्तक हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है आयतन के हिसाब से पूरे रक्त का कितना प्रतिशत प्लाज्मा होता है? यानी आयतन के हिसाब से पूरे रक्त का कितना प्रतिशत प्लाज्मा होता है? तो कितना प्रतिशत होगा? यानी प्लाज्मा जो है हमारे रक्त में कितने प्रतिशत पाए जाते हैं? 55% पाए जाते हैं। कितना प्रतिशत? 55% पाए जाते हैं। अब अगला प्रश्न है कि पत्तियों के विगलन यानी पत्तियों के विलगन एवं मुरझाने में सहायक होता है। पत्तियों के विलगन एवं मुरझाने में सहायक होता है। तो पत्तियों के गलने में या मुरझाने में कौन एसिड सहायक होते हैं? तो कौन सा एसिड है वो? क्या नाम है उसका? एब्सिसिक एसिड नाम है। क्या नाम है उसका? एब्सिसिक एसिड नाम है। इसलिए इसका आंसर जो होगा क्या होगा? एब्सिसिक होगा। यानी एब्सिसिक एसिड होगा। अब हम लोग अगला प्रश्न लेकर के चलते हैं फिर कि आयतन के हिसाब से पूरे रक्त का कितना प्रतिशत रक्त कोशिकाएं हैं? इससे पहले क्या पूछा गया था कि प्लाज्मा कितने प्रतिशत हैं? तो प्लाज्मा कितने प्रतिशत हैं? तो 55% हैं। लेकिन अभी क्या पूछा जाता है? रक्त कोशिकाएं। तो 100 में अगर 55 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 45। प्रतिशत का मतलब क्या था? 100 में 55 चला गया तो बचा कितना? 45। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
यानी 45% हो जाएगा। कितना प्रतिशत? 45% हो जाएगा। अब हम चलते हैं आगे की ओर कि मस्तिष्क को कितने प्रमुख भागों में बांटा गया है। मस्तिष्क को कितने प्रमुख भागों में बांटा गया है? तो मस्तिष्क को 3 प्रमुख भागों में बांटा गया है। हो गया? कितने प्रमुख भागों में मस्तिष्क को बांटा गया है? 3 प्रमुख भागों में। कौन कौन? अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क, यानी 3 भागों में इसको बांटा गया है। अब अगला प्रश्न है कि किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? क्या है अगला प्रश्न? किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है या कहते हैं? तो वो कौन सा ग्रंथि है? पिट्यूटरी ग्रंथि है। कौन ग्रंथि है वो? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पिट्यूटरी ग्रंथि। क्या है वो? पिट्यूटरी ग्रंथि है। यानी पिट्यूटरी ग्रंथि को कौन सा ग्रंथि कहते हैं? मास्टर ग्रंथि कहते हैं। ठीक, तो आज हम यहीं तक रखते हैं, क्योंकि आप इसको अच्छा तरीका से देखिए, जो आपके लिए सिर्फ 2024 ही नहीं, आने वाले जो एग्जामिनेशन है, चाहे वो किसी के भी द्वारा वो आयोजित एग्जाम हो, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। थैंक यू।